हरियाणा के शाहबाद मारकंडा में मंगलवार देर शाम कांग्रेस नेता विक्रमजीत ढोलके की तरफ से जीटी रोड स्थित उनके निवास पर एक जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर कांग्रेस नेता विक्रमजीत ढोलके ने व उनके समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि आने वाला समय जो समय है वो चुनाव का समय है और हमें पूरे ध्यान से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और अब 10वां साल चला, तो ये समय चिंता और मनन करने का है। उन्होंने कहा जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2014 में मनोहर लाल खट्टर को सत्ता सौंपी थी, उस समय देश पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, अब जो 4 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 साल से तो किसान हमारे शहीद हुए, चाहे वो हमारी पहलवान बेटियों के ऊपर हुआ अत्याचार हो और हमारी आशा वर्कर बहनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो बहुत निंदनीय है। मेरे पास ये बहनें बैठी जो स्वागत अभिनंदन किया, मैं आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जो आने वाला जो समय है, अब इलेक्शन में हम प्रवेश कर चुके हैं। 5 राज्यों के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं। इनके पूरे होते ही पार्लियामेंट के हो जाएंगे और उसके बाद नंबर विधानसभा का आ जाएगा। ये 9 साल पूरे हो गए इस सरकार के, 10वां साल चल रहा है। तो ये इलेक्शन साल ये चिंतन और मनन करने का है, हमें तराजू पर तोलने का है कि ये 9 साल का शासन किस प्रकार का रहा है। हमारे इस 9 साल के दरमियान चाहे आप केंद्र में देखें चाहे हरियाणा प्रदेश में देखें, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जहां देश पर 56 लाख करोड़ का कर्जा था, वो आज 171 लाख करोड़ का कर्जा पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई। इनकी गलत नीतियों के कारण जो नोटबंदी थी, उसी की वजह से 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था रेवेन्यू का। लगभग 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया था। जिस फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते थे, उसमें 40 और 50 से काम चलाया। और यही कारण है कि हरियाणा हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। हमारे इस देश का जो मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे, आज उनको भी तोलने की जरूरत है। उन्हें कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। आप लोग बैठ जाओ आराम से, कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। मोदी जी ने कहा था गंगा और जमुना को मैं पूरी तरह से साफ कर दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा। क्या कोई भी वादा मोदी जी का पूरा हुआ है? मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी मैं हर साल दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी कर दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि कोई गरीब आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके सिर पर छत ना हो, जिसके पक्का मकान ना हो। और 2022 तक ये वादे पूरे करने थे। अब 23 खत्म होने जा रहा है, क्या ये वादे पूरे हुए हैं? अगर ये वादे पूरे हो गए हैं तो मोदी जी को, बीजेपी को वोट दो। अगर नहीं हुए हैं तो फिर इनका कोई अधिकार नहीं बनता। आज इस देश की जो प्रेम प्यार भाईचारे को बिगाड़ने का काम मोदी जी और मोदी जी की सरकार के लोग कर रहे हैं। इस देश में मजहब के नाम से, धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, जाति के नाम से जो एक दूसरे से लड़ाने का कुचक्र, जो षड्यंत्र चल रहा है, आज उसको तोड़ने की जरूरत है। प्रतिद्वंदी कोई बयान नहीं है। हुड्डा साहब ने उस हिसाब से दिया था 2019 में, आपको ध्यान हो 2019 का निकालें तो हुड्डा साहब ने ये कहा था कि अगर हमें कांग्रेस पार्टी जीतती है और हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो मैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। उसमें एक ब्राह्मण होगा, एक दलित होगा, एक बैकवर्ड का होगा, एक और होगा।
तो वही उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कोई वो बयान दिया है। और इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं तो हुड्डा साहब बता सकते हैं। जहाँ तक मेरा बात है, मैंने तो उसको जो प्रक्रिया है पार्टी के अंदर, उस प्रक्रिया के बारे में बताया कि हमारे पार्टी में जो फैसले होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि वो पहले विधायक दल की मीटिंग होती है। सरकार में अगर हम सत्ता में आते हैं, विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें AICC की तरफ से ऑब्जर्वर आते हैं, उसमें कोई फैसला होता है मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री का फैसला होने के बाद में फिर ये डिसाइड मुख्यमंत्री परामर्श करता है हाईकमान से, और उस समय बनाए जाते हैं, चाहे वो डिप्टी CM हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, वो चीज़ होता है सारा। तो जैसे 5 राज्यों इसमें कोई उन्होंने अपने हिसाब से कहा, जो मैंने कहा है वो मेरे हिसाब से नहीं, दोनों बयान आपस में कहीं नहीं कोई नहीं करते। ये तो सिर्फ आपके सोचने की समझने की बात है। तो सर जैसे 5 राज्य, कांग्रेस 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि यहाँ तो जैसे है नहीं, यहाँ भी जो अभी जिला अध्यक्ष 26 दिसंबर को अनाउंस करने थे। इनसे बड़ा कोई जुमलेबाज है देश में? इनके कहीं पन्ना प्रमुख, मुझे तो कहीं पन्ना प्रमुख मिले नहीं। अपने जो वर्करों को बिठा देते हैं, ये पन्ना प्रमुख है। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो इनका प्रदेश अध्यक्ष 52,000 वोटों से नहीं हार जाता। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो जो अब प्रेसिडेंट है, जो उस समय कैबिनेट मंत्री था, वो 32,000 से नहीं हार जाते। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो 14 में से 12 मंत्री नहीं हार जाते। ये ढकोसला है, ड्रामा है, इनके जुमले हैं। और हम तो घर घर तक पहुंच गए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से। ये तो पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, हम तो घर घर पहुंच गए। तो सर जैसे आप ये बताओ कि राजस्थान की बात छोड़ो, हरियाणा की बात करो, 32 बार पर्चे लीक हुए कि नहीं हुए? आप बताइए। अभी 100 जगह HS की निकाली, 300 आदमी भी नहीं मिले इनको। 61 आदमी इंटरव्यू हुए, 61 में से कितने सिलेक्ट होंगे ये नहीं पता। इस सरकार में पर्चे लीक होते हैं और फिर जो है ना, लोग किस तरह से परेशानी होकर के आते हैं। एक बच्चा किस तरह से तैयारी करता है, कोचिंग लेता है, उसके माँ बाप वो पैसे का इंतजाम करते हैं। जो थोड़ा गरीब आदमी होता है, किसी से कर्जा लेकर भी बच्चों को पढ़ाता है। फिर उसका इंटरव्यू आता है, कोई पंचकुला जा रहा है, तो कोई मेवात में नूह जा रहा है, तो कोई जा रहा है भिवानी जा रहा है, तो कोई डबवाली और सिरसा में जा रहा है पेपर देने। 300-400 किलोमीटर पेपर देने जाते हैं, वहाँ जाकर के बोर्ड लगा मिलता है कि पर्चा लीक हो गया, वापस जाओ। क्या बीतती है ये? अपने यहाँ ये बताना चाहिए कि ये क्या षड्यंत्र है, ये बार बार पर्चे क्यों लीक होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, और एक जैसे पर्चे कैसे आ गए। 41 प्रश्न वही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, वही पब्लिक सर्विस कमीशन में। एक दिन को इतवार को उसका पेपर हो रहा है, सोमवार को उनका पेपर हो रहा है। एक जैसे प्रश्न कैसे आ जाते हैं? और एक जैसी सीरीज के आदमी हैं जो इसमें HCS में जो पास होते हैं। पूरा जो घोटाला चल रहा है सारा HPSC को भंग कर देना चाहिए। ये पूरी तरह से नौकरी देने में असफल हुए हैं। इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया है। जानबूझ के पर्चे लीक होते हैं, कोई षड्यंत्र है, कारण है, क्या है? अब तो पर्चा खर्चा का चल रहा है। ये पर्ची और खर्ची की बात करते थे ना, अब तो पर्चा और खर्चा लेते हैं और वो करते हैं बस। हरियाणा में 42 साल वो कांग्रेस में रहे, 9 साल में ही 10 साल में BJP का चेहरा उनके सामने आ गया। अब उनको पता लग गया कि BJP क्या है और कांग्रेस क्या है। जो सम्मान था कांग्रेस में वो BJP में उनको नहीं मिला होगा। जब इस तरह की बात है, और ये हमारे लेवल की बात नहीं है, वो होगा तो कोई हाईकमान में जा कर के मिलेंगे, बात करेंगे। वो अगर कोई ऐसा उनकी तरफ से प्रचार वो आएगा कोई प्रस्ताव, तो उस पर विचार होगा। अभी तो एक काल्पनिक प्रश्न है, इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आएगी उसका बेचारे का नंबर 87 के बाद में तो 2019 में आया। 32 साल बाद वो MLA बना। 1987 में तो चौधरी देवीलाल का बेटा था, चौधरी देवीलाल की लहर थी, लहर में बन गया 87 में। उसके बाद में 2019 में लोगों की सहानुभूति मिल गई, यहाँ टिकट कट गई कांग्रेस की, तो उस लहर उसमें वो सहानुभूति लहर में वो जीत गया। 32 साल बाद तो बेचारा जाकर के MLA बना, फिर वो मंत्री बन गया। तो वो
उसको इससे ज्यादा क्या हो सकता है। वो कहता अभी बीता है तो इनका कैरियर ही हो गया सारा, परिवार का ही, सरकार का, इनके सारे परिवार का ही, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे सारे।